हिमधारा है ये हिमधारा, साहित्य खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग। हिमधारा है ये हिमधारा, सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है रतनचंद रत्नेश की लिखी कहानी टनल नंबर 33। कल शाम जब मैं बस से इस पहाड़ी प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के पास उतरा, शीतल हवा में एक बार पल भर के लिए कांप सा गया। उम्मीद नहीं थी कि बीत रहे अप्रैल में भी यहाँ इतनी अधिक ठंड होगी। पिछले हफ्ते ही बेटी से फ़ोन पर बात हुई थी। वो कह रही थी अब मौसम बदल गया है, इतनी ठंड नहीं है। वैसे भी समाचार पत्रों में दिसंबर से ही छन छन कर खबरें आती रही कि सोलन शिमला से कहीं अधिक ठंड चंडीगढ़ में पड़ रही है। मैं इस समय सोलन में हूँ। कितनी दूर है यहाँ से चंडीगढ़? मात्र 70 किलोमीटर। फ़र्क सिर्फ पहाड़ और मैदान और समतल का है। शीतकाल में यहाँ अधिक ठंड पड़नी चाहिए, जबकि हर रोज़ सूरज की तपन के कारण यहाँ दिन अपेक्षाकृत गर्माहट देती है। जबकि चंडीगढ़ में दिसंबर जनवरी के दिनों में इस बार सूरज देवता के दर्शन तक नहीं हुए। ठंड में सिकुड़ते रहे हम। आज अचानक हिमाचल की ऊपरी पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई और सोलन में भी कंपकंपी उभर आई। मैं बस से उतरकर बेटी के घर की दिशा में उतरते हुए सोचने लगा कि 2 दिन के लिए आया हूँ, परंतु लगता है यहाँ भी घर के अंदर कैद रहना पड़ेगा। गीला गीला सा मौसम है। सौभाग्य से दूसरे दिन धूप निकल आई और सुबह सुबह इस समय मैं बरामदे में बैठा धूप का भरपूर आनंद उठा रहा हूँ। हालांकि सर्द हवा रह रहकर पास से छूते हुए गुजर रही है। मेरी आंखों के सामने दूर तक पहाड़ों पर चढ़ते मकान नजर आ रहे हैं। एक आलीशान मकान तो लगभग चूड़ चांदनी पहाड़ के शिखर पर बना हुआ है। मेरी बेटी ब्याह कर 12 वर्ष पहले यहाँ आई थी। तब से न जाने कितने मकान, दुकान और बड़े बड़े शोरूम राजमार्ग के आसपास बन गए हैं। सड़कें भी चौड़ी हो गई है। पहले चंडीगढ़ से आते वाहन बड़ोग होकर सोलन शिमला की ओर जाते थे, परंतु पिछले वर्ष से ये कुमारहट्टी से नीचे की ओर बनी नई चौड़ी सड़क से होकर आने लगे हैं। मैं धूप में बैठा यही सब सोचे जा रहा था कि पहाड़ी की ओर से निकलकर 7 कूपे वाली टॉय ट्रेन आती देखी। हमेशा की तरह उसने भूं भूं बजाते हुए अपने आने का संकेत दिया। इसका पिछला पड़ाव बड़ोग स्टेशन था। इस स्टेशन पर पहुंचने के ठीक पहले ही ये सबसे लंबी सुरंग नंबर 33 से गुजरती है। लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली इस छोटी ट्रेन को सुरंग को पार करने में 2.5 मिनट लगते हैं। बड़ोग नाम के साथ ही मुझे अंग्रेज इंजीनियर कर्नल बरोग की याद आ गई। उन्हीं के नाम पर इस स्टेशन का नाम बड़ोग या बरोग रखा गया। कहते हैं उनकी आत्मा भी इस स्थान पर भटकती रहती है और उनकी मुलाकात यहाँ के लोगों से होती रहती है। आज के युग में मुझे ये हास्यास्पद लगता है। अभी पिछले साल ही बड़ोग स्टेशन मास्टर से उनसे हुई मुलाकात की खबर अखबारों की सुर्खियां बनी रही। अचानक वहाँ बैठे बैठे मुझे उस स्टेशन मास्टर से मिलने का ख्याल हो आया, ताकि हकीकत उनके मुख से सुन सकूं। इस बीच बेटी नेहा वहीं धूप में मेरे लिए नाश्ता ले आई। मैंने उनसे पूछा, क्या ये सच है कि बड़ोग स्टेशन के पास किसी अंग्रेज की आत्मा आज भी भटकती है? उसने कहा, हाँ, बरोग साहब की। कई लोगों ने उन्हें देखा है। कमरे में अपने खिलौनों से खेल रही 4 साल की धैर्या ने हमारी बातें सुन ली। वो दौड़ती हुई आई और पहाड़ी की ओर इशारा करके मुझे कहने लगी, नाना जी, वहाँ एक गोरा भूत रहता है। मैं हंस पड़ा और उसे समझाया, भूत भूत कुछ नहीं होता, वैसे ही लोग कहते रहते हैं। मम्मी भी तभी कहती होगी जब तुम उनका कहा नहीं मानती होगी, या फिर कुछ अधिक ही शरारतें करती होगी। वो सोच में पड़ गई और मैं उसे मुस्कुराता देखता रहा। शाम को चंडीगढ़ वापस लौटते समय निश्चय किया कि एक बार क्यों न बड़ोग होकर ही चलो, पता तो चले कि बड़ोग साहब की आत्मा का सच क्या है। स्टेशन मास्टर से उनका
हाँ खो देखा हाल ही सुन लूँ। मैंने रबाउंड से निकल कर ऑटो लिया और दोहरी दीवार तक आ गया। वहाँ से एक लोकल बस ली और बड़ोग के बाजार में उतर गया। कुछ दूर चलने पर रेलवे स्टेशन की ओर जाती पगडंडी नजर आई। शाम का अंधकार बढ़ चुका था। पगडंडी पर रोशनी होने के कारण मुझे नीचे उतरने में कोई दिक्कत नहीं आई। राह में मुझे एक सज्जन मिले तो मैंने उनसे पूछा, आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? उनके हामी भरने पर मैंने उनसे पूछा, क्या यहाँ के स्टेशन मास्टर मुझे भी मिल जाएंगे? उन्होंने बताया स्टेशन पर ही होंगे शायद, नहीं तो पास ही है घर उनका, मिल जाएंगे। मैं इत्मीनान से आगे बढ़ गया। मैं बुकिंग काउंटर पर गया और सबसे पहले कालका की टिकट ले ली। खिलौना ट्रेन को आने में भी आधा घंटा था। मैंने उनसे स्टेशन मास्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इस समय वे प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से टहलते हैं, आपको मिल जाएंगे। मैं प्लेटफॉर्म पर आ गया। इक्का दुक्का सवारियाँ ही दिखी और काले कोट में एक सज्जन मुझे टहलते दिख गए। मैं उनके करीब पहुंचा और अपना परिचय देते हुए कहा, मैं एक लेखक हूँ, पत्र पत्रिकाओं में लिखता रहता हूँ। पिछले साल आपके साथ जो घटना घटी थी उस बारे में कुछ जानने की इच्छा मुझे यहाँ तक खींच लाई है। आप उस आत्मा से मुलाकात की बातें तो नहीं कर रहे हैं? जी, आपने ठीक समझा। वे हंस पड़े। दरअसल मैं वो नहीं हूँ। मेरे पहले के स्टेशन मास्टर थे जिनका तबादला दिल्ली हो चुका है। मैं भी इस हाउंटेड स्टेशन के बारे में काफ़ी कुछ सुन चुका था, परंतु कभी किसी स्टेशन मास्टर की आज तक उनसे मुलाकात की बात नहीं सुनी। जिस स्टेशन मास्टर के बारे में ये खबर छपी वह भी एक कोरी कल्पना थी और यहाँ से जाते समय उस स्टेशन मास्टर ने मुझे सच्चाई बता दी थी। दरअसल ये उसके भतीजे की शरारत थी जो एक अखबार का संवाददाता है। उसी ने काल्पनिक कहानी रची थी। मुझे यहाँ रहते हुए 1 साल से भी अधिक हो गया। देर रात तक उस प्लेटफॉर्म पर सैर करता रहता हूँ। मेरी तो कभी मिस्टर बड़ोग से मुलाकात नहीं हुई। यहाँ तक कि कई बार रातों में उनकी कब्र तक हो आया हूँ जो लगभग 1 किलोमीटर दूर है, कभी कोई नहीं मिला। तो क्या जो इतना प्रचलित है सब झूठ है? ये तो नहीं मैं कह सकता, किसी ज़माने में सच भी रहा होगा। आत्मा का अस्तित्व तो है, परंतु आज के ज़माने में आत्माएं कहाँ भटकती है? जगह ही नहीं बची है अब उनके भटकने के लिए, कहकर उन्होंने जोर का एक ठहाका लगाया। मैं भी आश्वस्त हुआ और उनसे बातचीत करते हुए समय बिताने के बारे में सोच ही रहा था कि कंबल ओढ़े एक सज्जन मेरे करीब आए और बोले, भाई साहब आप यहाँ कैसे? मैंने उसे पहचान लिया और पूछा, पहले तुम बताओ तुम यहाँ कैसे हरीश? वो मुस्कुराया, मैं तो यहीं बड़ोग में 3 साल से रह रहा हूँ। लोगों की बेगारी छोड़कर अपना ही काम शुरू कर लिया है और बाजार में छोटी सी चाय की दुकान चलाता हूँ। इसी बीच में स्टेशन मास्टर से विदा लेकर हरीश के साथ प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा। ट्रेन आने में अब 10-1 मिनट बचे थे। हरीश ने मुझे बताया कि अपनी दुकान में उसने सहायता के लिए एक नेपाली लड़का रखा है। उसी के हवाले दुकान छोड़कर हफ्ते भर के लिए गांव जा रहा हूँ। वो मेरे ही गांव का है। पिछले 3 साल में कई बार अपने पहाड़ पर स्थित गांव गया हूँ, परंतु हरीश से कभी मुलाकात नहीं हो पाई। एक बार उसकी पत्नी से पूछा तो बताया वे शिमला की तरफ कहीं है। हरीश ने बताया कि उसने भी कालका के लिए टिकट ली है। 10 बजे रात के करीब ट्रेन कालका पहुँचेगी और 10:30 बजे वहाँ से हमीरपुर के लिए बस चलती है। सुबह 4 बजे वो घर पहुँच जाएगा। उसने पूछा, अब आप बताएं यहाँ कैसे? मैंने उसे सारी बात बताई और यह भी कहा कि इसी बारे में मैं स्टेशन मास्टर से जानकारी ले रहा था। तो फिर उन्होंने क्या बताया? कह रहे थे सब बकवास है, लोग मन घड़ंत कहानियाँ सुनाते हैं उस गोरे इंजीनियर को लेकर। इस स्टेशन मास्टर को खाक पता है, मैं बताऊंगा आपको सारी कहानी। ट्रेन आने वाली है, पहले 2 सीट का जुगाड़ करते हैं। वैसे इस वक्त ट्रेन में अधिक भीड़ नहीं होती। शिमला आने वाले पर्यटक रात की इस ट्रेन में कम ही नज़र आते हैं। ट्रेन समय पर आई और हरीश के कहे अनुसार कूपे खाली खाली से थे। हम जाकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। हमारे पास एक सज्जन कुल्वी टोपी पहने थे। उनकी निगाह अपने मोबाइल पर टिकी हुई थी। थोड़ी ही देर में ट्रेन चल पड़ी और शीघ्र ही इस मार्ग की सबसे लंबी सुरंग टनल नंबर 33 से होकर धीरे धीरे गुजरने लगी। हरीश बताने लगा, ये 1144 मीटर लंबी सुरंग है और सन 1900 से लेकर 1903 के बीच बनी है। मैंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, यार हरीश तुम्हें तो बड़ी नॉलेज है यहाँ की।
भाई साहब का आपको तो पता है कि दूसरी जमात में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, इतनी नॉलेज कहाँ। ये सब तो उस गोरे अंग्रेज़ ने मुझे बताया था जिसके बारे में आपके स्टेशन मास्टर कहते थे सब बकवास है। मैं चौंक गया और लगभग उछलता हुआ ऊंचे स्वर में पूछा, तो क्या तुम मिस्टर बड़ोक की आत्मा से मिले? हमारी बातें सहयात्री के कानों तक भी पहुंची। उसने अपना मोबाइल बंद करके हुए पूछा, यहाँ के कई लोग इस आत्मा से मिल चुके हैं। वे किसी को परेशान नहीं करते, सबसे दोस्ताना रवैया रहता है उनका। हरीश ने जोड़ा, मिलेंगे तो ऐसा लगेगा आपको वर्षों से जानते हो। तुम्हें कब और कहाँ मिले हरीश? मैंने पूछा। वे बताने लगे, एक रात मैं दुकान बंद कर अपने कमरे की और रात के अंधेरे में लौट रहा था तो मुझे रास्ते में मिले और पूछा, दुकान कैसी चल रही है हरीश? मैंने कहा, ठीक चल रही है, परंतु मैंने आपको पहचाना नहीं और ना कभी आपको अपनी चाय की दुकान पर देखा। उनके हाथ में थामे टॉर्च की रोशनी अपने चेहरे पर डाली और कहा, मुझे पहचाना नहीं? सालों से यहाँ रह रहा हूँ। इस टनल नंबर 33 का निर्माण कार्य मैंने ही तो करवाया था। भले यहाँ के कुछ लोग अब मुझे नहीं पहचानते, परंतु मैं सबको पहचानता हूँ और सबकी खोज खबर रखता हूँ। मैं ही हूँ वो ब्रिटिश इंजीनियर बड़ोक। सुनकर मेरी कंपकपी छूट गई, परंतु लोगों से सुन रखा था कि लोगों के प्रति इस आत्मा का व्यवहार बहुत मित्रतापूर्ण है। जिससे भी मिले बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं और अपने बारे में सबको एक सी बातें बतलाते हैं। मुझे भी उन्होंने ये सब जानकारी दी। मैं और कुलवी टोपी वाले सहयात्री दोनों हरीश की बातें आश्चर्य से सुन रहे थे। सहयात्री ने पूछा, क्या ये भी बतलाया कि पहले आत्महत्या उन्होंने की थी या अपने पालतू कुत्ते को मारा था जिसके साथ वे सैर को निकले थे? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर मैंने अपनी ओर से उनसे कुछ पूछा। जिन लोगों से वे पहले यहाँ मिल चुके थे उनसे मैंने उनका जो हुलिया सुना था बिल्कुल वैसा ही था, वैसी ग्रे रंग का कोट और पतलून पहने हुए। ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी थी, शायद अगला स्टेशन धर्मपुर आने वाला था। सहयात्री भी उतरने का उपक्रम करने लगा था। धर्मपुर से ट्रेन की छूटते ही मैंने हरीश से पूछा, और क्या क्या बताया उस आत्मा ने? बस वही 100-125 साल पुरानी बातें, कालका से शिमला की सुरंगों की बातें। उन दिनों देश की राजधानी आज की कोलकाता थी। अंग्रेज गर्मियों में शिमला आ जाते और कालका तक में हिमपात हो जाता था। बड़ोक साहब ने मुझे बताया कि 96 किलोमीटर की कालका शिमला नैरो गेज रेलवे लाइन पर पहले 107 सुरंगें थी, फिर 103 हुई और 16 नंबर के पास की 46 नंबर टनल के ध्वस्त होने पर अब 102 रह गई। उन्होंने मायूसी से कहा, मैंने तो मन लगाकर कोशिश की थी कि टनल नंबर 33 बने, परंतु जब नहीं बना पाया तो इसमें मेरा क्या दोष? सरकारी नुकसान के लिए मुझ पर जुर्माना लगाया गया और मुझे प्रताड़ित किया गया। यह टनल चीफ इंजीनियर हर्लिंगटन साहब से भी कहाँ बन पाती यदि चायल के बाबा भलकू उनकी मदद नहीं करते। ट्रेन अब जावली स्टेशन पार कर कालका पहुंचने वाली थी। हमारी बातों का सिलसिला भी अब व्यक्तिगत हो गया था। मैं और हरीश अब एक दूसरे के परिवारों की बातें करने लगे थे। हरीश ने गांव वालों का भी जिक्र किया और कौन कहाँ क्या कर रहा है मुझे इससे अवगत करवाया। मेरा गांव जाना कम ही हो पाता है। कालका स्टेशन आने पर हम दोनों भी उतर गए। मैं रेलवे लाइन की बगल से जाती पगडंडी से बस की तरफ बढ़ गया, जबकि हरीश गांधी चौक की ओर चला गया। गांव के लिए बस वहीं से मिलनी थी। मुख्य मार्ग पर आकर मैंने एक बस को रोक लिया, उसमें सवार होकर चंडीगढ़ लौट आया। इसके ठीक 3 दिन बाद मुझे अचानक गांव जाना पड़ा। बस अड्डे पर ही चाचा की दुकान थी। वहां पहुंचा, चचेरा भाई दुकान पर था। उसने कुशलक्षेम पूछा, घर परिवार गांव में सब ठीक है ना? उसने कहा, हाँ भैया सब ठीक है, बस हरीश नहीं रहा। 2 हफ्ते पहले ही सोलन में उसकी मृत्यु हो गई। देह यहीं लाए थे, संस्कार यहीं किया। मैं चौंक उठा, किस हरीश की बात कर रहे हो? हमारे गांव में एक ही तो हरीश था, सुंदरलाल का बेटा, वे बोला। परंतु मुझे तो वो 3 दिन पहले ही मिला था। हम दोनों बड़ोक से इकट्ठे कालका तक आए थे। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा, भैया वे कोई और होगा, आपने गलती से उसे हरीश समझ लिया शायद, कहकर मैं गांव की ओर जाती सड़क पर उतर आया। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी रतन चंद्र रत्नेश की लिखी कहानी टनल नंबर 33। आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार। ये है हिमधारा।